सो हेलो, कैसे हो आप सब? आप सभी का मैं आशु अग्रवाल बहुत स्वागत कर रहा हूँ हमारे कौन सा चैप्टर नंबर 14 कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्लास नंबर 3 में। ठीक है, टिल द लास्ट सेकेंड मतलब लास्ट प्रीवियस 2 क्लास हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग अपना कॉस्ट ऑफ डिवेंचर एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर एक क्लासें बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग ये जानते हैं भैया कि कंपनी अगर लोन ले रही है, कंपनी को अगर बिजनेस शुरू करना है तो बिजनेस शुरू करने के लिए कंपनी को फाइनेंस की जरूरत चाहिए बिजनेस ग्रो करने के लिए। अब फाइनेंसिंग में भैया डिवेंचर का क्या कॉस्ट निकलेगा, डिवेंचर बोलो या लोन बोलो, और इधर कंपनी प्रेफरेंस शेयर इश्यू करिए तो वो लोग का क्या कॉस्ट होगा वो तो हम लोग को समझ आ गया। लेकिन भैया आज का क्लास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। क्या है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर? ठीक है, देखो पहले ही बोलता है द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर इज अ रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क। क्योंकि हम लोग जब इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर का कॉस्ट निकालना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। डिफिकल्ट टास्क क्यों है? क्योंकि सुनो, आप प्रेफरेंस वाले को तो आप हर साल फिक्स रेट में डिविडेंड देते हो, डिबेंचर बोलो या लोन बोलो, आप उन लोग को हर साल आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट करते हो। लेकिन हम लोग इक्विटी वाले को हर साल क्या पेमेंट करते हैं? कुछ नहीं करते। क्या हम लोग इक्विटी शेयर वाले को हर साल डिविडेंड पेमेंट करते हैं? नहीं करते। इसलिए देखो ना क्या लिखा है, द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क बिकॉज लाइक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देयर इज नाइदर एनी प्रीफिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पेबल ऑन दिस शेयर नॉट देयर इज एनी लीगल ऑब्लिगेशन टू पे डिविडेंड ऑन देम। बोर्ड जब हम लोग पता है प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर में तो लीगल ऑब्लिगेशन है कि आप प्रेफरेंस शेयर अगर आप इशू किए हो तो आपको हर साल वो लोग को डिविडेंड पे करना होगा। मतलब हर कंपनी के ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन है कि आप अगर प्रेफरेंस शेयर इशू करे हो तो याद रखना आपको हर साल डिविडेंड पे करना होगा। लेकिन इक्विटी शेयर के ऊपर तो ऐसा कोई लीगल ऑब्लिगेशन है ही नहीं, हम पे करें तो ठीक, ना पे करो तो ठीक। तो भैया इसका कॉस्ट निकालना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। बट इट डज नॉट मीन दैट इक्विटी शेयर कैपिटल इज कॉस्ट फ्री। बट इसका मतलब नहीं है कि हमारा इक्विटी शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारा इक्विटी शेयर इशू करने से कंपनियां कुछ खर्चा नहीं होता, नहीं, इक्विटी शेयर के पीछे भी कंपनी का कुछ कॉस्ट है। द कॉस्ट ऑफ सच कैपिटल इज इक्वल टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर के केस में कॉस्ट क्या हो गया? जो हमारे शेयर होल्डर हमसे एक्सपेक्ट करके रखे हैं। हम लोग कोई कंपनी में शेयर कब खरीदते हैं याद है? सोचो, थोड़ा सोचो। आप लोग भी कुछ दिन पहले ही शेयर मार्केट खोले होगे, ग्रो वगैरह या कुछ भी आप लोग देखते हो ना किसी के साथ जो मतलब मान लो शेयर मार्केट का थोड़ा नॉलेजेबल पर्सन है कि चलो मैं रिलायंस का शेयर खरीद लेता हूँ, ये 6 महीना में इतना तो इंक्रीज हो ही जाएगा, ये अगले साल अच्छा डिविडेंड देगा, टीसीएस अच्छा डिविडेंड देगा, वेदांता कंपनी अच्छा डिविडेंड देगा, है ना। हम लोग का कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले। हम लोग को कोई भी कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदने से पहले हमारा कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है। यहाँ यही बात बोल रहा है कि सुनो कंपनी, आप तो इक्विटी शेयर वाले को हर साल डिविडेंड नहीं पे करते। मैंने बोला नहीं पे करते। और क्या लीगल ऑब्लिगेशन है? कंपनीज एक्ट कुछ बोल के रखा है कि नहीं इक्विटी वाले को डिविडेंड पे करना है? नहीं भैया, कंपनी एक्ट तो साइलेंट है। कंपनीज एक्ट बोलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेगा तभी बात आगे बढ़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं करेगा तो बात ही आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन भैया इसका मतलब ये क्या? कि इक्विटी शेयर कॉस्ट फ्री है, हमारा इक्विटी शेयर के ऊपर 1 रुपया खर्चा नहीं होता। बोला ऐसा बात नहीं है। इक्विटी शेयर का कॉस्ट मतलब पता है क्या हो गया? जो इक्विटी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करके रखते हैं विच दे एक्सपेक्ट टू बी फुलफिल बाय द मैनेजमेंट। जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैनेजमेंट उनका एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर दे टू मेंटेन ऑफ देयर कंपनी। ठीक है, जो वो चाहते हैं कि मैनेजमेंट उन लोग का एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर दे, वो ये हमारा इक्विटी शेयर का कॉस्ट। जो वो चाहते हैं कि मैनेजमेंट उनका एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर दे, वही है हमारे इक्विटी शेयर का कॉस्ट। समझ रहे हो? वही है हमारे इक्विटी शेयर का कॉस्ट, जो चाहते हैं कि मैनेजमेंट उनका एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर दे। अब देखो इक्विटी शेयर का जब कॉस्ट का बात करते हैं तो इक्विटी शेयर का कॉस्ट निकालने का 4 अप्रोच है, मतलब एक फॉर्मूला नहीं है, 4 फॉर्मूला है। भैया 4 में हम लोग कौन सा फॉर्मूला एग्जाम में यूज करेंगे? जैसा क्वेश्चन देगा वैसा फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इक्विटी शेयर का कॉस्ट निकालने का 4 फॉर्मूला है। क्या बोला? हम लोग अपना कॉस्ट ऑफ डेप्ट या कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बोलो, हम लोग जब कर रहे थे 2 ही फॉर्मूला था, इरिडीमेबल डेप्ट, रिडीमेबल डेप्ट। ठीक है, जब प्रेफरेंस शेयर कर रहे थे इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, तो एक्चुअली में वो कोई अलग अलग फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला एक ही है। लेकिन जब हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर करते हैं तो इसका 4 अप्रोच है, मतलब 4 अलग अलग अप्रोच है सॉल्व करने का। ठीक है, अब एग्जाम में जैसा हम लोग को देगा वैसा करेंगे। सबसे पहले हमारा CAPM मॉडल, क्या है? CAPM मॉडल। CAPM मॉडल क्या बोलता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप कैसे निकालोगे? जैसे हम लोग कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैसे निकाल रहे थे? KD। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे निकाल रहे थे? KP। वैसे ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकालोगे? KE। तो एज पर CAPM मॉडल हम लोग का कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकलेगा? हाँ, रिस्क फ्री, RF मतलब रिस्क फ्री। आओ चलो देखते हैं, हम लोग करें कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। 1 मिनट।
क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर में सबसे पहला हम लोग का कौन सा, सीएपीएम मॉडल। सीएपीएम मॉडल एग्जाम में आप लोग को डायरेक्ट सीएपीएम मॉडल का बोल देगा। सी एज पर सीएपीएम मॉडल हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, एज पर सीएपीएम मॉडल हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, तो एज पर सीएपीएम मॉडल हमारा फॉर्मूला बनता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू रिस्क फ्री, आरएफ मतलब रिस्क फ्री, प्लस में बीटा, बीटा आरएम माइनस में आरएफ, प्लस में बीटा आर एम माइनस आर एफ, प्लस में बीटा आर एम माइनस आर एफ, आर एम माइनस आर एफ, ठीक है। जिसमें के ई को तो हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हैं, आर एफ को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्क फ्री रेट, आर एफ को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्क फ्री रेट, आर एफ को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्क फ्री रेट, ठीक है। बी मतलब तो बीटा हो गया, बी मतलब तो बीटा हो गया, ठीक है। और आर एम मतलब क्या हो गया, आर एम मतलब क्या हो गया, मार्केट रिक्वायर्ड रिटर्न, आर एम मतलब मार्केट रिक्वायर्ड रिटर्न, ठीक है। अगर आपको ये तीन चीज बीटा वगैरह का डिटेल दिया रहेगा, अगर आपको एग्जाम में बीटा वगैरह का डिटेल दिया रहेगा तो आप समझ जाना कि आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है एज पर सीएपीएम मॉडल। कौन सा मॉडल से निकालना है, एज पर सीएपीएम मॉडल से निकालना है, ठीक है। आपको कैसे निकालना है, एज पर सीएपीएम मॉडल से आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। चलो हम लोग एक क्वेश्चन हम लोग अपना सॉल्व भी करके देखें। इलस्ट्रेशन 7 हार्ड है कि इजी है, देख लेते हैं एक बार। फॉर्मूला का खेला है और कुछ नहीं है। बड़ा कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल फॉर ए कंपनी जिसका रिस्क फ्री रेट है 10%, जिसका रिस्क फ्री रेट है 10%। अच्छा पहले हम लोग डिटेल उतार लेंगे। इक्विटी मार्केट रिक्वायर्ड रिटर्न, इक्विटी मार्केट रिक्वायर्ड रिटर्न, मार्केट रिक्वायर्ड रिटर्न दैट मींस ये आरएम का हमें डेटा देके रखा है, आरएम का हमें डेटा देके रखा है कितना परसेंट, 18%। और अब भैया हमें क्या देके रखा है, बीटा देके रखा है 0.5 का, हमें बीटा देके रखा है 0.5 का। तो भैया हमारा तो काम बन जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। ये तीन चीज देके ही आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी बोला कि एज पर सीएपीएम मॉडल से हमें निकालना है, क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है सीएपीएम मॉडल को लेके, ठीक है। ये हमारा सोच होना चाहिए कि नहीं हमें बीटा, रिस्क फ्री रेट, मार्केट रिक्वायर्ड रिटर्न ये सब का डेटा देके रखा है, तो हम लोग को एज पर सीएपीएम मॉडल निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम लोग का कैसे निकलेगा, रिस्क फ्री रेट प्लस में बीटा आर एम माइनस में आर एफ, आर एम माइनस में आर एफ, आर एम माइनस में आर एफ, ठीक है। अब रिस्क फ्री हमारा क्या है 10%, रिस्क फ्री क्या हमारा 10%। क्या 10% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 डिवाइडेड बाई 100, कौन कौन एग्री है, 10 डिवाइडेड बाई 100 क्या मैं 0.1 लिख सकता हूँ, बीटा को क्या हम लोग 0.5 लिख सकते हैं। अच्छा आर एम, आर एम हमारा क्या है 18%, क्या 18% को हम लोग 18 डिवाइडेड बाई 100 दैट मीन्स 0.18 लिख सकते हैं, हाँ भैया लिख सकते हैं। क्या आर एफ, आर एफ मतलब 10%, क्या हम लोग 0.1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलो काम खत्म, काम खत्म, काम खत्म करो। 0.18 पहले ब्रैकेट के भीतर वाला माइनस में 0.18, 0.18 माइनस में 0.1 जो भी आया उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 0.04, 0.04, ठीक है 0.04। अब भैया प्लस कर लो 0.04 प्लस में 0.1 कितना होता है भैया 0.14, भैया 0.14 आया। लेकिन भैया हमारा जो भी कॉस्ट निकलता है, हमारा जो भी कॉस्ट निकलता है, हम लोग लास्ट 2 दिन से देखते हुए आए हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, सबका आंसर परसेंटेज में आता है ना। परसेंटेज में लाने के लिए क्या करो इंटू 100 कर दो, परसेंटेज में लाने के लिए क्या कर दो इंटू 100 कर दो और 14% आंसर, समझे, और 14% आंसर। लो किस किस को क्लियर है, किस किस को क्लियर है, कुछ नहीं है। एज पर सीएपीएम मॉडल आपको बस खाली ये फॉर्मूला याद रखना है। एग्जाम में आपको सारा मतलब डेटा दे के दिया हुआ रहेगा, ऐसे एग्जाम में आने का चांस कम ही है, क्योंकि अगर मान लो आ गया तब तो आपके लिए लॉटरी है, अगर आपके लिए 2 नंबर का भी एग्जाम में दे रहा है तो लॉटरी है, कुछ नहीं करना, 3 ही तो चीज है, आपको खाली बैठाना है, ठीक है, आपको खाली सही जगह में बैठाना और आपका आंसर निकल जाएगा। तो समझे, एज पर सीएपीएम मॉडल हम अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस में बीटा ब्रैकेट में मार्केट रिक्वायर्ड रिटर्न माइनस में रिस्क फ्री रेट, ठीक है, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। चलो
नेक्स्ट है भैया हमारा डिविडेंड यील्ड मेथड। नेक्स्ट है हमारा क्या, डिविडेंड यील्ड मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारा नेक्स्ट है हमारा डिविडेंड यील्ड मेथड। डिविडेंड यील्ड मेथड जैसा कि आप लोग नाम से समझ ही पा रहे हो, डिविडेंड यील्ड मेथड ये भैया बहुत इजी रहेगा, क्योंकि क्योंकि हम लोग जितना डिविडेंड देते हैं उतना मान लो हमारा कॉस्ट, ठीक है। हम लोग जितना डिविडेंड देते हैं, हम लोग जितना डिविडेंड देते हैं, देखो हम लोग अपना निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कहने का क्या मतलब है कि आपने अगर इक्विटी शेयर इशू करके रखा है तो आपका क्या खर्चा जा रहा है। तो मान लो अगर मेरी कंपनी अगर मान लो 10 रुपए का डिविडेंड दे रही है, मेरी कंपनी अगर 10 रुपए का डिविडेंड इस बार पे कर रही है, मेरी कंपनी इंडिया का डिविडेंड पे कर रही है 10 रुपए का डिविडेंड, और मार्केट में मेरे शेयर का दाम कितना चल रहा है, एज ए शेयर होल्डर आप क्या सोचोगे, एज ए शेयर होल्डर आप क्या सोचोगे कि मैंने मार्केट से 1000 रुपए का शेयर खरीदा, ये 1000 रुपए का शेयर में मेरे को 10 रुपए का डिविडेंड मिला, तो आपको कितना का इनकम हुआ, आप तो यही बोलोगे 10 रुपए का डिविडेंड मिला 1000 का शेयर में इंटू 100, 10 रुपए का डिविडेंड मिला 1000 रुपए का शेयर में इंटू 100, तो आप तो यही बोलोगे मेरे को 1% का कमाई हुआ, मेरे को ये इस कंपनी का शेयर लेके कितना कमाई हुआ, मेरे को ये कंपनी का शेयर लेके 1% का कमाई हुआ। एज अ शेयर होल्डर आप यही तो बोलोगे। यही है हमारा डिविडेंड यील्ड मेथड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड में मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू में 100, कि आपको कितना का डिविडेंड मिला डिवाइडेड बाई अभी मार्केट में रेट क्या चल रहा है इंटू 100। बस सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो एज पर डिविडेंड यील्ड मेथड हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्वलिटी इक्वल टू डीपीएस बाई एमपीएफ, डीपीएस डिवाइडेड बाई एमपी इंटू 100, वेयर डीपीएस इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर एमपीएस इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, ये दो चीज समझे। अब हम लोग एक बार सम्स देख लेते हैं। एस के लिमिटेड, पूरा एस के लिमिटेड का ही सम्स है। कितना हमारा इलस्ट्रेशन 8, इलस्ट्रेशन 8, क्या बोल रहा है, एस के लिमिटेड ने इशू किया 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। एस के लिमिटेड ने कितना इक्विटी शेयर इशू किया, 20,000 इक्विटी शेयर 100 रुपया करके इशू किया। प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर इज 160, अभी के रेट में उसका मार्केट प्राइस कितना चल रहा है 160 रुपया। तो कोई अगर शेयर होल्डर को उसका शेयर खरीदना होगा तो उसको कितना पेमेंट करना होगा, 160 रुपया। कंपनी ने 8 रुपया का डिविडेंड दिया, बस कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। बस अब आपको क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन देख के आपको समझना होगा कि मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर का टोटल 4 फॉर्मूला है। एक तो सीएपीएम मॉडल, अगर बीटा रिस्क फ्री रेट ये सब दिया रहेगा तो वो वाला फॉर्मूला लगा लेना। अगर आपको नॉर्मल डिविडेंड और मार्केट प्राइस का डेटा दिया रहे तो डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। इसमें हम लोग कितना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। कितना हुआ बताओ तो, कितना हुआ। डिविडेंड कितना रुपया करके दे रही है कंपनी, 8 रुपया करके। मार्केट में दाम कितना चल रहा है, मार्केट में दाम चल रहा है 160 रुपया करके इंटू 100। कितना हो गया, 8/160 इंटू 100। भैया 5% तो नहीं आ रहा है, 5% तो नहीं आ रहा है। हाँ, दैट मीन्स एक शेयर होल्डर तो ये सोचेगा ना कि 160 रुपया का मैंने शेयर खरीदा जिसमें 8 रुपया का मेरे को डिविडेंड मिल गया, मतलब 8 रुपया का मेरे को कमाई हो गया, 5% का मेरे को कमाई हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है, समझ पा रहे हो। अब मैं आपसे बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाले, ये जो हम लोग का कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली, ये बिफोर टैक्स होगा कि आफ्टर टैक्स। तो हर बार याद रखना ये होगा आफ्टर टैक्स। क्यों आफ्टर टैक्स क्यों होगा, क्योंकि आप एक शेयर होल्डर को आप डिविडेंड कब देते हो, टैक्स देने के बाद कि टैक्स देने के पहले। कल ही लास्ट दिन ही मैंने आपको चार्ट सिखाया था, पूरा टैक्स वगैरह देने का काम हो जाता है। एकदम फाइनल में कंपनी के पास जो प्रॉफिट बचता है कंपनी उसमें से रिजर्व में ट्रांसफर कर देता है या कंपनी इक्विटी वाले को डिविडेंड दे देता है। दैट मीन्स हम लोग प्रेफरेंस शेयर में कुछ भी करें या इक्विटी शेयर में कुछ भी करें,
देखो मेरा बात, प्रेफरेंस शेयर वाले को भी डिविडेंड ही मिलता है, इक्विटी शेयर वाले को भी डिविडेंड ही मिलता है। दोनों में सबसे पहले हम लोग जो भी कैलकुलेशन करेंगे सब आएगा आफ्टर टैक्स, फिर आफ्टर से बिफोर जाने का मैंने आपको बताया था। ठीक है, दोनों में ही सबसे पहले क्या आएगा, आफ्टर टैक्स। वही इन केस ऑफ कॉस्ट ऑफ डेब्ट जब हम लोग कर रहे थे, याद है कॉस्ट ऑफ डेब्ट, तो सबसे पहले बिफोर टैक्स आ रहा था, उसके बाद आफ्टर टैक्स हम लोग को करना पड़ रहा था। ठीक है, तो इधर भी हम लोग जो भी फॉर्मूला निकाले, इधर भी हम लोग जो भी निकाले, ये कौन सा है, आफ्टर टैक्स। ये कौन सा है, आफ्टर टैक्स। तो अभी तक दो ठो फॉर्मूला आपको क्लियर है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर एज पर सीएपीएम मॉडल क्या बना हमारा, रिस्क फ्री रेट प्लस में बीटा मल्टीप्लाई ब्रैकेट में मार्केट रिक्वायर्ड रिटर्न माइनस में रिस्क फ्री रेट। ठीक है, एंड आपका एज पर डिविडेंड मॉडल क्या निकला, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट पर शेयर इंटू 100, मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। ठीक है, तो दो अप्रोच हम लोग का क्लियर है भैया, हम लोग का दो अप्रोच यहां तक तो क्लियर है। तीसरा हमारा अर्निंग यील्ड मेथड। अर्निंग यील्ड मेथड, देखो जरूरी है क्या, जरूरी है क्या कंपनी हर साल डिविडेंड दे, कंपनी हर साल डिविडेंड दे। देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया था प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड देना कंपलसरी होता है, लेकिन इक्विटी शेयर के केस में डिविडेंड देना तो कंपलसरी नहीं है, कंपनी के ऊपर है, वो चाहे तो दे सकता है, नहीं चाहे तो नहीं दे सकता है। ठीक है, तो अगर कंपनी मेरा डिविडेंड पे कर रहा है तब तो हम लोग ये वाला फॉलो अपना सकते हैं, डिविडेंड यील्ड मेथड। अगर मेरा कंपनी डिविडेंड पेमेंट कर रहा है, कोई साल अगर मेरा कंपनी डिविडेंड पे कर रहा है, तब तो हम लोग अपना डिविडेंड यील्ड मेथड फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन जरूरी थोड़ी है मेरा कंपनी डिविडेंड दे, तब तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तब भैया पता क्या होता है, अगर मेरा कंपनी डिविडेंड नहीं पेमेंट करता है ना, मान लो कोई कंपनी है जो शुरू से लेके अभी तक एक बार भी डिविडेंड पे नहीं की है, बहुत सारी कंपनी है जो एकदम स्टार्टिंग से ही डिविडेंड पे करती है, बहुत सारी कंपनी है जो एकदम शुरू से ही डिविडेंड पे नहीं करती है। उस केस में क्या होता है, मेरी कंपनी का जब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बनता है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस केस में क्या होता है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं, देखो आइदर कंपनी हर साल डिविडेंड पे करेगी, आइदर कंपनी नहीं पे करेगी। बहुत सारी कंपनी होती है जो ड्यूरिंग एट द मतलब फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन कंपनी अभी तक एक बार भी डिविडेंड पेमेंट नहीं की, तो पता है हर साल क्या होता है, हर साल क्या होता है, कंपनी शो कर देता है कि मैंने नेट प्रॉफिट कमाया पूरा टैक्स वगैरह देने के बाद 1,000 करोड़, 1,000 रुपया का मैंने नेट प्रॉफिट कमाया। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर मेरे पास कितने हैं, क्योंकि सब रुपया तो इक्विटी वाले का ही है, मालिकाना हक है ना। मेरे पास 100 इक्विटी शेयर है, तो देयर फॉर अर्निंग पर शेयर, कंपनी ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो कर देता है अर्निंग पर शेयर। तो हर एक शेयर वाले के हाथ में कितना रुपया गया, 1,000 रुपया का प्रॉफिट कमाया 100 इक्विटी शेयर में, हर एक के हाथ में 10 रुपया का प्रॉफिट गया कि नहीं गया। हाँ, भले ही कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, लेकिन एक तरीके से रुपया तो मालिकाना हक है, मतलब हर एक इक्विटी वाले ने 10 रुपया का अर्निंग किया, ऐसा होता है। तो अगर जिस साल मेरा कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर दे, तो हम लोग डिविडेंड वाला मेथड से कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर निकालते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है हर साल कंपनी मेरा डिविडेंड पे करे, तब हम लोग अपना अर्निंग पर शेयर देखते हैं कंपनी का, कि हर शेयर में मेरा कंपनी कितना रुपया कमाया। देखो मेरा कंपनी टोटल 1,000 रुपया कमाया, मेरे कंपनी में 100 इक्विटी शेयर होल्डर, तो हर एक शेयर में मेरी कंपनी 10 रुपया करके कमाई, ऐसा ही हुआ ना, ऐसा ही हुआ ना। तो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या है, एक अर्निंग यील्ड मेथड। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या है, अर्निंग यील्ड मेथड। तीसरा हमारा फॉर्मूला क्या, अर्निंग यील्ड मेथड। सबसे पहले आप लोग मेथड देख लीजिए, सीएपीएम मेथड। सेकंड में हम लोग क्या देखे बताओ तो, डिविडेंड यील्ड मेथड। तीसरा में अर्निंग यील्ड मेथड। दोनों समझ आ गया कब हमें डिविडेंड यील्ड मेथड लगाना है, कब हमें अर्निंग यील्ड मेथड लगाना है। कंपनी अगर मेरा डिविडेंड पे कर रहा है, क्वेश्चन में आपको डिविडेंड वगैरह का इन्फॉर्मेशन है, तब तो आप डिविडेंड यील्ड मेथड लगा दो। लेकिन अगर मेरे क्वेश्चन में डिविडेंड यील्ड मेथड, डिविडेंड का कोई वही नहीं है, क्योंकि जरूरत थोड़ी है हर साल मेरा कंपनी इक्विटी वाले को डिविडेंड दे, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे, अर्निंग यील्ड मेथड वाला लगा लेंगे। कौन सा लगाएंगे, अर्निंग यील्ड मेथड वाला। ठीक है, अर्निंग यील्ड मेथड का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड में मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू में 100। और भैया ये जो हमारा निकलेगा ऑब्वियसली आफ्टर टैक्स निकलेगा कि बिफोर टैक्स, भैया बोला ना प्रेफरेंस के केस में, इक्विटी के केस में जो भी निकलेगा हर बार आफ्टर टैक्स कर दो। और भैया अगर मान लो बिफोर टैक्स में जाना हो, तो आफ्टर से बिफोर में जाना हो, तो मैंने क्या प्रेफरेंस के टाइम आपको नहीं सिखाया था, सेम है। तो कुछ नहीं, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका आफ्टर टैक्स आया उसी को ले लो, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर टैक्स है उसी को ले लो, डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स रेट, है ना। ये हम लोगों ने किया था ना। आफ्टर से बिफोर जाने का बड़ा मैंने सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स में जाने का मैंने आपको बड़ा सिंपल सा तरीका बताया था,
बस यही वाला है, यही वाला है। देख लो ये समझ आ रहा है। वेयर ईपीएस इक्वल टू, जहां पर हम लोग ईपीएस को क्या बोलेंगे, जहां पर हम लोग ईपीएस को क्या बोलेंगे, अर्निंग पर शेयर। ईपीएस को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्निंग पर शेयर। और एमपीएस को हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस पर शेयर। एमपीएस को हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस पर शेयर। इसमें एक इक्विटी वाले को भी देखना है ना कि मैं अगर 1 रुपया का शेयर खरीद रहा हूं तो मेरे को उसमें कितना का अर्निंग हो रहा है एज पर मार्केट प्राइस। हम लोग कंपेयर किससे करते हैं, मार्केट प्राइस से। चलो एक बार हम लोग इलस्ट्रेशन 9 देखते हैं, तब आप लोगों को ज्यादा क्लैरिटी होगा। इलस्ट्रेशन 9 एक बार देखते हैं। बोलता है एस के लिमिटेड ने इशू किया 1000 इक्विटी शेयर 100 रुपया करके, ठीक है। इन्होंने प्रॉफिट कमाया 10,000 रुपया का आफ्टर टैक्स, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया, क्या मैंने आपको बताया कि कंपनी का जो भी हम लोग ईपीएस देखते हैं, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला में क्या देखते हैं, ईपीएस अर्निंग यील्ड मेथड है, अर्निंग पर शेयर। तो भैया ये अर्निंग पर शेयर कहने का मतलब क्या है, टैक्स से पहले का कि टैक्स के बाद का। जब इक्विटी शेयर के हाथ में कुछ जाने वाला होता है तो हर चीज टैक्स के बाद वाले ही लेते हैं, तो हम लोग का सबसे पहले क्या निकलेगा, आफ्टर टैक्स। तो भैया मेरी कंपनी ने कितने का प्रॉफिट कमाया, 10,000 रुपया का, मार्केट प्राइस है इतना, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो भैया आप इसमें बोलोगे क्या हमें डिविडेंड का डिटेल देके रखा है, क्या हमें डिविडेंड का डिटेल देके रखा है, मैंने बोला नहीं। तो अगर डिविडेंड का डिटेल नहीं देके नहीं रखा है तो हम लोग वो वाला तो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाई। क्या भैया हमें बीटा, रिस्क फ्री रेट ये सब देके रखा है, मैंने बोला नहीं, तो वाला भी नहीं यूज कर सकते। लेकिन भैया मेरे को नेट प्रॉफिट वगैरह का डिटेल देके रखा है। देखो हम लोग अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे, अर्निंग पर शेयर सिंपल सा, हम लोग अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे। देखो नेट प्रॉफिट जो मेरी कंपनी कमा रही है पूरा टैक्स वगैरह के बाद मेरी कंपनी जो एकदम कमा रही है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, बस अर्निंग पर शेयर हो गया ना। नाम ही देखो ना, अर्निंग पर शेयर। हर एक शेयर में मेरी कंपनी कितना रुपया कमा रही है, तो इस केस में मेरी कंपनी कमा रही है 10,000 रुपया टैक्स के बाद। मेरी कंपनी कितना कमा रही है, 10,000 रुपया कमा रही है टैक्स देने के बाद। और मेरे पास कितना इक्विटी शेयर है, मेरे पास 1,000 इक्विटी शेयर है। मेरी कंपनी में कितना इक्विटी शेयर है, 1,000 इक्विटी शेयर है। तो अर्निंग पर शेयर मेरा कितना आ गया, 10 रुपया का। अर्निंग पर शेयर मेरा कितना आ गया, 10 रुपया का। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग आफ्टर निकाल कि बिफोर। भैया सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर मेरा आफ्टर ही निकलेगा, आफ्टर से बिफोर जाने का बड़ा सिंपल टेक्निक है, ठीक है। तो इसका हम लोग फॉर्मूला क्या हो गया, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। हम लोगों ने निकाला ना अर्निंग पर शेयर कितना, 10 रुपया का। और मार्केट में मेरा शेयर का दाम कितना चल रहा है, द मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर इज 160 रुपया पर शेयर। इंटू में 100 कितना आया, 10 डिवाइडेड बाई 160 इंटू में 100। भैया मेरा 6.25% आया। मेरा आंसर कितना आया, 6.25%। लेकिन भैया ये तो मेरा आफ्टर टैक्स आया, और मेरे को टैक्स रेट देके रखा है। तो भैया हम लोग बिफोर टैक्स भी तो जा सकते हैं। मेरा बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आएगा, बिफोर टैक्स मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आएगा, कुछ नहीं भैया, जो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी आया आफ्टर टैक्स वाला, उसको हम लोग 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर देंगे। 1 माइनस टैक्स रेट से हम लोग डिवाइड कर देंगे, काम हो जाएगा। आफ्टर टैक्स का मेरा कितना आया, 6.25%, 6.25 आया मेरा आफ्टर टैक्स। और 1 माइनस भैया टैक्स रेट कितना है, 50%। क्या 50% को मैं 0.5 लिख सकता हूँ, 50 डिवाइडेड बाई 100 कैलकुलेटर में करके देखो, बस करो भैया। मेरा कितना आया, 12.5%, 12.5%। तो देख लो आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स हम लोगों ने दोनों ही कर लिया, 6.25 12.5। क्लियर है, 6.25 12.5 क्लियर है, बोल लो इधर तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां तक हाँ एकदम ठीक है। तो हम लोग अभी तक 3 फॉर्मूला देख रहे हैं। 3 फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम लोग एज पर सीएपीएम मॉडल देखे। दूसरा, अगर मेरी कंपनी डिविडेंड पेमेंट कर रही है तो डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। तीसरा, मेरी कंपनी डिविडेंड पेमेंट नहीं कर रही, मेरी कंपनी अर्निंग पर शेयर डिविडेंड नहीं पेमेंट करिए तो अर्निंग वाला फॉर्मूला लगेगा, जिससे हम लोग क्या करते हैं, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। अब हम लोग अर्निंग पर शेयर कैसे निकाले, कुछ नहीं, मेरी कंपनी जितना प्रॉफिट कमाए डिवाइडेड बाय जितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर था, निकल गया मेरा अर्निंग पर शेयर, ठीक है, क्लियर यहां तक। एंड लास्ट हम लोग का भैया क्या फॉर्मूला है, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ। लास्ट हमारा फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड प्लस ग्रोथ। डिविडेंड भी है जिसमें ग्रोथ भी है, डिविडेंड प्लस ग्रोथ, ठीक है।
जिसमें डिविडेंड भी है ग्रोथ भी है, जिसमें क्या भैया हमारा डिविडेंड भी है ग्रोथ भी है, डिविडेंड भी है ग्रोथ भी है, ठीक है, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ। लास्ट हम लोग का चौथा अप्रोच है, 4 अप्रोच था ना। इसमें हम लोग का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्लस में जी, बता रहा हूं सब, वेयर डी इक्वल टू डिविडेंड, ऊपर में हम लोग ले लेंगे कंपनी कितना डिविडेंड पे कर रही है, ठीक है। अच्छा, एमपी मतलब मार्केट प्राइस, और एनपी मतलब नेट प्रोसीड्स, भूल गए। जी मतलब मेरा ग्रोथ हो गया। चलो एक बार हम लोग सम्स करते हैं, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि क्या है नहीं है, क्या है नहीं है। और भैया ये मेरा जो निकलेगा ये मेरा आफ्टर टैक्स ही निकलेगा, जो भी मेरा निकलेगा क्या निकलेगा, आफ्टर टैक्स ही निकलेगा, ठीक है। एक्चुअली देखो होता क्या है, मेरी कंपनी जरूरी थोड़ी है कि हर साल मेरी कंपनी 10 रुपया का ही डिविडेंड दी, नहीं, शेयर होल्डर का भी कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है कि नहीं मेरा डिविडेंड इतना परसेंट से हर साल ग्रो करे। इस साल मेरे को 10 रुपये का डिविडेंड मिला तो अगले साल मेरे को 11 का मिले, फिर 12 का मिले, फिर 13 का मिले। तो जब भी हमारे क्वेश्चन में ग्रोथ का बात आ जाएगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नीचे में मार्केट प्राइस भी ले सकते हैं, और अगर मार्केट प्राइस हमें नहीं दिया तो नेट प्रॉफिट्स भी ले सकते हैं कि कंपनी को कितना नेट प्रॉफिट्स हाथ में आया, ठीक है। और आप लोग नेट प्रॉफिट्स का मतलब ही जानते हो कि सब कट कुटाने के बाद, एक बार हम लोग करते हैं तब पता चलेगा। इलस्ट्रेशन 10, इलस्ट्रेशन 10 क्या बोल रहा है, द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय एसके लिमिटेड फॉर द लास्ट 5 ईयर इज 21%। लास्ट 5 साल से एसके लिमिटेड कितना परसेंट डिविडेंड दे रहा है, 21% का डिविडेंड दे रहा है, बहुत अच्छा बात है। द अर्निंग ऑफ द कंपनी हैज रिकॉर्डेड अ ग्रोथ रेट ऑफ 3%, देखा ना, बोल रहा है ना कि कंपनी का ग्रोथ रेट हर साल 3% से है। तो जब भी हमें ग्रोथ रेट देते तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, जिसका फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस या नेट प्रॉफिट्स इनटू में 100 प्लस में ग्रोथ, ठीक है। तो हमें ये तो दे दिया, डिविडेंड का डिटेल दे दिया 21%, हमें डिविडेंड का डिटेल तो दे दिया 21%, हमें डिविडेंड का तो डिटेल दे दिया 21%, बहुत अच्छी बात है। और भैया ग्रोथ हमें दे दिया 3% का ग्रोथ है कंपनी के पास, 3% का ग्रोथ है कंपनी के पास। द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज एस्टिमेटेड एज 105, अच्छा मार्केट प्राइस भी देके रखा है 105, ठीक है। फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, चलो निकाल लेंगे, ए नंबर है ना, ए नंबर। चलो क्या हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर नहीं निकाल लेंगे भैया, आफ्टर टैक्स निकला, ये बिफोर टैक्स बोला ना भैया, इक्विटी शेयर के केस में कुछ भी अगर निकलेगा तो सबसे पहले आफ्टर टैक्स ही निकलेगा, जिसका फॉर्मूला क्या भैया, डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू में 100 प्लस में जी मतलब ग्रोथ, ठीक है। अब यह डिविडेंड हमें रुपया में नहीं देके रखा है, 100 में देके मतलब परसेंटेज में देके रखा है, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि 100 रुपया का इक्विटी शेयर होगा, 21% का डिविडेंड है तो 21 रुपया का हो गया, 21 रुपया का डिविडेंड डिवाइडेड बाय 105 रुपया का मार्केट प्राइस चल रहा है, इनटू में 100, जो भी आएगा प्लस में ग्रोथ ऐड कर देना, प्लस में आप लोग क्या ऐड कर देना, ग्रोथ ऐड कर देना, कितना हुआ, ग्रोथ की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ग्रोथ हम लोग कितना निकालते, 3% निकालते ना, 3% निकालना, तो मेरा इधर कितना है 20% प्लस में 3% कितना होता है 23%, क्या मेरा 23% सही निकाला मैंने, क्या 23% मैंने सही किया। अब यह सबसे पहला आंसर तो आपने 23% एकदम एक्यूरेट किया, समझे, जी अलग ही है इसलिए मैंने जी को कुछ नहीं किया, जैसा परसेंटेज था परसेंटेज में लिख दिया। फिर भी सेकंड फॉर्मूला में क्या बोलता है, डिटरमाइन द एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस, अच्छा
बी नंबर में हमें क्या निकालने बोलता है? बोलता है आपको मार्केट प्राइस निकालना है, आपको मार्केट प्राइस निकालना है, ठीक है। इफ द एंटीसिपेटेड ग्रोथ रेट ऑफ फर्म राइजेस टू 5%, बोला इस बार आपको ग्रोथ दे दिया 5% का, 5% का आपको ग्रोथ दे दिया, और डिविडेंड तो चलो जैसा है वैसे ही है ना। लास्ट समय हमारा ग्रोथ था 3%, इस बार हम लोग का ये दे दिया 21% दे दिया। बोला आप मार्केट प्राइस बताओ, बोला मार्केट प्राइस आप बताओ। देखो ना, डिटरमाइन द एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस, आप मार्केट प्राइस बताओ। तो भैया कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या रहेगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी 23% रहेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 23 रहेगा, ऊपर में जो हमारा आंसर आया कॉस्ट ऑफ इक्विटी वही रहेगा, समझे। लास्ट सम्स में आपको ग्रोथ वगैरह 3% था, इस बार हमारा बोल दिया ग्रोथ 5%, ठीक है। लास्ट समय में मार्केट प्राइस नहीं निकालना था क्योंकि दिया हुआ था हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना था। इस समय हमें डायरेक्ट बोल रहा है डिटरमाइन द एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस, आप बताओ कि मार्केट प्राइस क्या होगा अगर ग्रोथ रेट 5% हो गया तो हम लोग निकाल लेंगे। कौन सा बड़ा बात है, निकाल नहीं पाते क्या हम लोग? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू में 100 प्लस में जी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा कितना? 23%। आप बोलोगे भैया 23% आपने लाया कहां से? कुछ नहीं भाई, जो हम लोग लास्ट सम में 23 निकाले ना, वही 23 को हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर लिए। इक्वल टू डिविडेंड मेरा कितना? 21%। 21% मतलब क्या? 21 रुपया। मार्केट प्राइस तो हमें नहीं पता, इंटू में 100 रन दो, प्लस में जी मतलब कितना परसेंट? जी मतलब कितना परसेंट? जी 5%। तो भैया मेरा इधर कितना हो गया? 23%। क्या मैं 5% मेरा इधर प्लस में, इधर ले जाके माइनस हो जाएगा? हाँ भैया हो जाएगा, -5% इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस इंटू में 100, ठीक है। ये इंटू में 100 क्यों है पता है? इंटू में 100 लगाने का बस मतलब है मेरा परसेंटेज लगाना, इंटू में 100 लगाने का मेरा मतलब है परसेंटेज लगाना। तो अभी हम लोग परसेंटेज नहीं लगाते हैं। 23 में से 5 गया 18%, क्या हो गया? 18% इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस। अब भैया मैं क्रॉस कर दूं, मैं मार्केट प्राइस को यहाँ ले जाऊँ, 18% को इसके नीचे ले आऊँ, तो भैया क्या बन जाएगा? मार्केट प्राइस इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 18%, है ना। 21 डिवाइडेड बाई 18%। मैंने 100 को क्यों हटा दिया? आप लोग के मन में आंसर आएगा मैंने 100 को क्यों हटा दिया, क्योंकि मेरे को फाइनल आंसर परसेंटेज में नहीं चाहिए, मैं तो मार्केट प्राइस निकाल रहा हूँ ना। डिटरमाइन द एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस, मेरा क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है कि आप मार्केट प्राइस बताओ, मार्केट प्राइस क्या होगा, तो मैं उसको परसेंटेज में तो नहीं लगाऊंगा ना, इसलिए मैं ये इंटू 100 को नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देयरफॉर मार्केट प्राइस इक्वल टू कितना आया? 116.67 अप्रोक्स आया क्या? 116.67 अप्रोक्स आया क्या? 116.67। हाँ भैया देखो मेरा मार्केट प्राइस कितना आ गया? 116.67। तो समझे ए और बी? क्लियर है? ए और बी क्लियर है यहाँ तक? बताओ यहाँ तक क्लियर? सी नंबर में क्या बोलता है? इफ द कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 20%। अच्छा कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही निकाल के हमें दे दिया। सी नंबर में हमें बोलता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% है, आप दिमाग मत लगाओ 20% है, एंड ग्रोथ रेट है 5%। अच्छा ग्रोथ भी हमें दे दिया 5% का। हाँ देन डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एज्यूमिंग द सेम डिविडेंड पर शेयर। अच्छा डिविडेंड भी 21 रुपया का जैसा था, तो आप मार्केट प्राइस बताओ कि आप मार्केट प्राइस कितना होगा, मार्केट प्राइस आपको बताना है। तो भैया इस केस में भी मार्केट प्राइस निकालना है, परसेंटेज में आंसर नहीं देना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्या फॉर्मूला निकला? डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस प्लस में जी, ठीक है। मैं 100 को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, तो 20% इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस प्लस में 5%। भैया ये 5% इधर प्लस में इधर जाके माइनस में बन जाएगा ना, इधर जाके माइनस से बन जाएगा ना, तो पता है मेरा क्या बन जाएगा? 20% माइनस में 5% इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस। 15% इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस। भैया मैं मार्केट प्राइस को इधर ले जाता हूँ, 15% को इसके नीचे ले जाता हूँ, तो मेरा क्या बन जाएगा? मार्केट प्राइस इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 15%। कैलकुलेटर में करो, 21 डिवाइडेड बाई 15%, 140 रुपया आया। तो देयरफॉर मेरा एमपी मार्केट प्राइस कितना हो गया? 140 रुपीज पर शेयर। तो मेरा मार्केट प्राइस कितना आ गया? 140 पर शेयर। किस किस को क्लियर है? किस किस को क्लियर है बताओ? किस किस को मेरा यहाँ तक सम्स क्लियर है? एकदम एकदम क्लियर है। किस किस को एकदम क्लियर है? ठीक है तो देख लो, तो देख लो
हमने 4 तरीका अभी कर लिया। हमारा क्या बोल रहा था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कराने का 4 अप्रोच है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का टोटल 4 अप्रोच है। सबसे पहला कौन सा अप्रोच, CAPM अप्रोच। सेकंड, इफ मेरा कंपनी डिविडेंड पे कर रहा है लेकिन कोई ग्रोथ रेट नहीं है तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू में 100। तीसरा, अगर मेरा कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर रहा था तो अर्निंग वाला हमारा रास्ता है, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू में 100। एंड चौथा, कि कंपनी डिविडेंड पे कर रहा है लेकिन हर साल कुछ ना कुछ ग्रोथ है, कंपनी मेरा डिविडेंड पे कर रहा है लेकिन हर साल कुछ ना कुछ ग्रोथ है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस या नेट प्रॉफिट्स प्लस में जी ग्रोथ एकदम अलग ही है। और भैया हम लोग जो भी इक्विटी शेयर का कॉस्ट निकालते हैं तो सबसे पहले हर चीज मेरा कौन सा आता है, आफ्टर वाला आ रहा होता है। आफ्टर से बिफोर जाने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर देंगे, 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये था चलो हमारा इक्विटी शेयर का टोटल कॉस्ट निकालने का 4 अप्रोच, हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर निकालने का 4 अप्रोच था ये हमारा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक बताओ। चलिए हम लोगों ने लास्ट सम हम लोगों ने देख लिया कि कैसे अगर हमारे फॉर्मूला में डिविडेंड भी देके रखा और ग्रोथ भी देके रखा तो हम लोग कैसे करेंगे। ये हम लोगों ने क्या किया, डिविडेंड यील्ड प्लस में ग्रोथ। लेकिन देखो अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें और अब जो हम लोग करने वाले उसमें डिफरेंस क्या है, एक बार मैं आप लोगों को मिटा के एक बार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया, आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो मेरा इसमें ग्रोथ रेट ना कंसिस्टेंट था। कंसिस्टेंट मतलब क्या बोल रहा हूं कि सेम था, मेरा ग्रोथ रेट जो था वो सेम था। सेम कहने का क्या मतलब है भैया, देखिए जैसे मेरे क्वेश्चन में ग्रोथ रेट मेरा 3 है तो 3 ही था, फिर हम लोग अलग सम्स किए जिसमें ग्रोथ रेट मेरा 5 है तो 5 ही है, फिर 5 है तो 5 ही है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन तो मेरा हो सकता है ना कि मेरा ग्रोथ रेट अलग अलग रेट में बढ़ रहा है, मेरा ग्रोथ रेट ही अलग अलग है। मतलब कुछ साल मेरा ग्रोथ रेट है 10%, फिर कुछ साल मेरा ग्रोथ रेट हो जा रहा है 8%, फिर कुछ साल मेरा ग्रोथ रेट हो जा रहा है 10%। मतलब मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं, अभी जो हम लोगों ने सम्स किया उसमें मेरा ग्रोथ रेट सेम था, लेकिन अब जो हम लोग सम करने जा रहे हैं इसमें मेरा क्या है, मेरा केस का नाम ही देख लीजिए, व्हेन डिविडेंड ग्रो एट डिफरेंट रेट। जहां पर मेरा डिविडेंड ग्रो करे लेकिन कैसे रेट में, डिफरेंट रेट में। जहां पर मेरा डिविडेंड कैसे करे, डिफरेंट रेट में, तब हम लोग कैसे करेंगे। तो चलो देखते हैं, एक तो इलस्ट्रेशन 11 हम लोग सम्स करके देखते हैं कि भैया कुछ हार्ड है कि नहीं। ठीक है, एक तो चलो इलस्ट्रेशन 11 जहां पर मेरा ग्रोथ है जहां, लेकिन वो क्या है, डिफरेंट रेट है उसमें। मतलब मेरा पहला साल ग्रोथ हो रहा है 10%, दूसरे साल मेरा ग्रोथ है 8%, तीसरे साल ग्रोथ है 12%, फिर मेरा ग्रोथ है 10%। नॉर्मली यही होता है, हर कंपनी में क्या ग्रोथ सेम होता है, इस साल 10 है तो क्या अगले साल भी 10, फिर 10, फिर 10, ऐसे तो नहीं होता। हर साल मेरा ग्रोथ अलग अलग रेट में होता है, ऐसे ही ना होता है एक कंपनी में। तो मेरा कौन सा कर रहे हैं अभी हम लोग, इलस्ट्रेशन 11। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है, आप लोग को समझ आ रहा है ना। अभी तक हम लोग जो किए, हमारा फॉर्मूला क्या था, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, नहीं तो नेट प्रोसीड्स इनटू में 100 प्लस में ग्रोथ रेट। वो प्लस में ग्रोथ रेट वाला फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब मेरा ग्रोथ रेट सेम हो। लेकिन अब जो हम लोग करने जा रहे हैं उसमें ग्रोथ रेट क्या डिफरेंट है, जैसे देखो पता चलेगा। द एसके कंपनी डिक्लेयर्ड लास्ट डिविडेंड ₹1.50। मेरा एसके लिमिटेड जो है 1.50 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। द कंपनी इज लाइकली टू हैव ग्रोथ रेट ऑफ 12% इन नेक्स्ट 2 ईयर, 10% इन 3rd ईयर एंड 4th ईयर, एंड देयर आफ्टर मेरा ग्रोथ रेट 8% में स्टेबिलाईज फिक्स हो जाएगा। मतलब बोलना चाह रहा है, मान लो मेरा एसके लिमिटेड है, इस साल मेरा ₹1.5 का डिविडेंड डिक्लेयर किया, अगला 2 साल इसका ग्रोथ रेट ₹12 करके रहेगा, फिर अगला 2 साल इसका ग्रोथ रहेगा 10% करके। तो पहले मेरा बात सुनो, डिविडेंड डिक्लेयर किया कितना रुपया, ₹1.5 का, है ना। हाँ, तो ईयर जीरो में मेरा डिविडेंड ये कितने रुपये का डिक्लेयर किया, ₹1.5 का। ठीक है, जब मेरा ईयर 1 आ जाएगा, जब मेरा पहले साल आ जाएगा, तो मेरा क्या नेक्स्ट ईयर भी डिविडेंड ₹1.5 का ही डिक्लेयर करेगा। बोला नहीं, कंपनी इज लाइकली टू हैव ग्रोथ रेट ऑफ 12% इन नेक्स्ट 2 ईयर। कंपनी क्या सोच रहा है कि हम नेक्स्ट 2 साल ना 12% का ग्रोथ करेंगे। मतलब लास्ट साल ₹1.5 का डिविडेंड डिक्लेयर किया था, तो इस बार 12% का ग्रोथ करेगा। तो कितना का कंपनी ग्रो किया, ₹1.5 में 12% का कंपनी ग्रो किया, मतलब ₹1.68 का डिविडेंड डिक्लेयर करेगा। फिर नेक्स्ट ईयर भी कंपनी कितने रुपया का ग्रो करेगा, 12% का ग्रोथ करेगा, है ना। प्लस में 12% मारो, कितना हो गया, 1.88।
1.88। इतना समझ आ रहा है कंपनी क्या फोरकास्ट करके रखा है, कंपनी क्या प्रिडिक्शन करके रखा है कि सुनो हम 1.5 रुपया का डिविडेंड डिक्लेयर किए थे, हम पहला 2 साल ना 12-12 रुपया का ग्रोथ करेंगे और उसके बाद 10% का ग्रोथ करेंगे थर्ड एंड फोर्थ ईयर में। मतलब जब मेरा ईयर 3 और ईयर 4 आएगा, जब मेरा ईयर 3 और ईयर 4 आएगा, हम कितना रुपया का ग्रो करेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है 10% का ग्रोथ करेंगे। कितने रुपया का ग्रोथ करेंगे, 10%, मतलब 1.88 का दिए ना, 1.88 में हम 10% का ग्रोथ करेंगे। 10% का कितना होता है 2.07 कर सकते हो, 2.07 नहीं तो 0.6 ही रन दो। और उसके बाद भी हम कितने रुपए का ग्रोथ करेंगे, 10% का, प्लस में 10% मारो, 2.26। तो ये समझ आया, ये मेरा पहले अभी तक मेरे को जितना समझ आया मैंने उतना किया। अभी तक हम लोग कुछ फॉर्मूला किसी में नहीं गए, बस मेरे को जितना इतना समझ आया कि वापस से पढ़ो। द कंपनी डिक्लेयर लास्ट डिविडेंड 1.5 रुपया लास्ट ईयर, कंपनी लास्ट साल 1.5 रुपया का डिविडेंड डिक्लेयर किया। कंपनी इज लाइकली, कंपनी क्या सोच रहा है कि कंपनी ग्रो करेगा 12% से नेक्स्ट 2 ईयर। तो लास्ट साल कंपनी 1.5% का डिविडेंड दिया, तो इस बार 12% की ग्रोथ से कंपनी 1.68 का डिविडेंड देगा। नेक्स्ट साल फिर कंपनी 12% का ग्रोथ करेगा तो 1.88 का डिविडेंड देगा। ये हो गया मेरा 2 साल का डेटा। उसके बाद हो रहा है और कंपनी 10% का ग्रोथ करेगा थर्ड एंड फोर्थ ईयर में, मतलब थर्ड ईयर में कंपनी 10% का ग्रोथ करेगा, फोर्थ ईयर में भी 10% का ग्रोथ करेगा। तो ये हो गया भैया मेरा हर साल डिविडेंड का। एंड ईयर 5 से क्या हो जाएगा, एंड फ्रॉम ईयर 5 कंपनी द ग्रोथ रेट देयर आफ्टर, मतलब 4 साल के बाद ग्रोथ रेट वुड स्टेबिलाइज एट 8%, की कंपनी क्या बोला कि अब मेरा ग्रोथ रेट 8% में स्टिक हो जाएगा। 2.26 प्लस 8%, अब हम ग्रोथ कितना में करेंगे, 8% अब मेरा रहेगा, अब 8% से बदलेगा नहीं। तो 2.26 प्लस में 8%, फिर मेरा ग्रोथ रेट कितने में आ जाएगा, 2.26 प्लस 8% मेरा स्टेबिलाईज हो जाएगा। मतलब अब कोई चेंजेस नहीं होगा, अब हर साल कंपनी 8% में ग्रो करेगी। इतना हम लोग को पहले बात बताओ, इतना हम लोग को समझ आ रहा है, इतना हम लोग को समझ आ रहा है, इतना हम लोग को समझ आ रहा है, ठीक है, इतना हम लोग को समझ आ रहा है ना, ठीक है, इतना हम लोग को समझ आ रहा है, ठीक है। तो मेरा एक बात बताओ, ईयर 1 में मेरा डिविडेंड चेंज हुआ, ईयर 2 में भी मेरा कंपनी 12% था, फिर ईयर 3 ईयर 4 में भी उतना ही था, लेकिन ईयर 5 से मेरा कंपनी ना स्टिक हो गया डिविडेंड देने में। ईयर 5 से मेरा कंपनी डिविडेंड देने में क्या हो गया, स्टिक हो गया कि नहीं, अब हम ग्रो करेंगे तो 8% से करेंगे। फ्रॉम ईयर 5 मेरा कंपनी क्या बोला कि नहीं अब हम ग्रो करेंगे तो 8% में करेंगे, अब मेरा कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना। फ्रॉम ईयर 5 मेरा कंपनी क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि फ्रॉम ईयर 5 हम ग्रो करेंगे तो 8% से ही करेंगे और हम लोग चेंजेस नहीं करेंगे। ईयर 5 से हम लोग ग्रो कितना करेंगे, हम लोग 8% से ही ग्रो करेंगे, हम लोग 8% से ही ग्रो करेंगे ईयर 5 से, ठीक है। हम लोग ईयर 5 से 8% में ही ग्रो करेंगे, ठीक है। कितना से ग्रो करेंगे, ईयर 5 से 8% में ही ग्रो करेंगे हम लोग, ठीक है, 8% से ही हम लोग ग्रो करेंगे, ठीक है, ठीक है, समझ आया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर प्राइस एट ईयर 5। तो ईयर 5 में ये जो भैया हम लोग बनाए, ये तो मेरा डिविडेंड का था कि पहला साल मेरा कंपनी 1.5 रुपया का डिविडेंड देगा, तो नेक्स्ट ईयर ग्रो के हिसाब से इतना देगा, फिर इतना का देगा, इतना इतना इतना। हम पता करना चाह रहा है कि मेरा कंपनी 5वां साल से एकदम फिक्स हो गया कि 5वां साल से मेरा कंपनी 8% में ही ग्रो करेगा, कोई चेंजेस नहीं। तो मेरे को ये पता करना है कि मेरा शेयर का प्राइस क्या होगा ईयर 5 में। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, कंपनी जितना का डिविडेंड दे रहा है 2.44 डिवाइडेड बाई 2.44 डिवाइडेड बाई फिर मेरा शेयर होल्डर लोग कितना रेट का एक्सपेक्ट करके रखा है, मेरा शेयर होल्डर लोग 16% का एक्सपेक्टेशन लगा के रखा है माइनस में, लेकिन मेरी कंपनी तो ग्रो करेगी 8% से, मेरा कंपनी ग्रो करेगा 8% से, समझे। हम लोग ईयर 5 में कैसे निकालेंगे कि ईयर 5 में मेरी कंपनी 2.44 का डिविडेंड दे रही है, 2.44 का डिविडेंड दे रही है ईयर 5 में, क्यों, क्योंकि ईयर 5 से मेरा कंपनी एकदम स्टिक हो जा रहा है। ईयर 5 से अब मेरा कंपनी बोला कोई चेंजेस नहीं, फ्रॉम ईयर 5 हम लोग 8% का ही ग्रोथ करेंगे। लेकिन भैया मेरा शेयर होल्डर लोग एक्सपेक्ट करके रखा है 16% इंटरेस्ट का, आप तो दे रहे हो 8% का इंटरेस्ट, करो तो कितना होता है 2.44 डिवाइडेड बाई 8%, कितना हो रहा है 30.5 आ रहा है,
30.5 आ रहा है, मतलब शेयर का 5, शेयर का प्राइस मेरा ईयर 5 में 30.5 आ रहा है, शेयर का प्राइस मेरा ईयर मतलब ईयर 5 में 35 आ रहा है, मेरा शेयर का प्राइस 5th ईयर में 35 आ रहा है। किस किस को इतना बात क्लियर है? 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 अभी तक हम लोग कुछ नहीं किए, मेरा क्वेश्चन जैसे जैसे ग्रोथ करने बोला हम लोग कर लिए, और जिस साल आके मेरा ग्रोथ रुक गया मतलब स्टेबिलाईज हो गया, अब यहां से तो मेरा ग्रोथ हर साल 8% में ही होगा, उस साल का हम लोग शेयर का प्राइस निकाल लिए। शेयर का प्राइस कैसे निकाल लिए? कितना रुपया मेरा कंपनी डिविडेंड दे रहा है डिवाइडेड बाई मेरा शेयर होल्डर लोग क्या एक्सपेक्टेशन लगा के रखा है माइनस में मेरी कंपनी कितना का ग्रोथ दे रही है। हो गया ठीक है, हो गया। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? हाँ, शेयर होल्डर लोग क्या एक्सपेक्टेशन लगा के रखा है? भैया शेयर होल्डर लोग तो 16% का एक्सपेक्टेशन लगा के रखा है। शेयर होल्डर लोग कितना का एक्सपेक्टेशन लगा के रखा है? 16% का। शेयर होल्डर लोग तो मेरा 16% का एक्सपेक्टेशन लगा के रखा है। ठीक है, हम लोग ऐसे करेंगे, ईयर वन में मेरा कंपनी कितने का डिविडेंड दे रहा है भैया? ईयर जीरो से चालू होगा ना। ईयर 0 में ₹1.5 का डिविडेंड दिया, ईयर 1 में कितने का दे रहा है हम लोग ऊपर में निकाल लिए। ईयर 1 में मेरा कंपनी डिविडेंड दे रहा है 1.68 1.88। ईयर 3 ईयर 4 3 और 4 में क्या हाल है? 3 और 4 में 2.06 2.26 और ईयर 5 में हम लोग जो अपना शेयर का प्राइस निकाले हम लोग वो लिख लेंगे 30.5। ईयर 5 में हम लोग जो शेयर का प्राइस निकाले हम लोग वो लिख लेंगे, क्योंकि 5th ईयर से तो मेरा डिविडेंड एकदम स्टेबिलाईज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया भैया मेरा हर साल का रेट हो गया, और ईयर 5 में मेरा मार्केट प्राइस के साथ निकला है। ठीक है, मार्केट प्राइस के साथ का निकला है। इतना समझ आया? अब मेरा एक बात सुनो, अब हम लोग क्या करेंगे? 30.5। अब हम लोग क्या करेंगे? सबके साथ ना इंटू करेंगे। सबके साथ क्या करेंगे? इंटू करेंगे। चलो इंटू करेंगे हम। एक बार ऐसे कर दे रहा है, हम लोग यहाँ पर ये बनाएंगे, शेयर होल्डर लोग कितना परसेंट का एक्सपेक्टेशन लगा के रखे हैं? शेयर होल्डर लोग 16% का लगा के रखे हैं, तो हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू एट रेट 16% ऐसे बनाओगे। प्रेजेंट वैल्यू एट रेट में 16%, ठीक है, ऐसे बनाओगे। बना लिए? अब देखो ईयर 0 में तो कुछ नहीं करना, देखो 16% मतलब क्या होता है? 0.16 16% मतलब 0.16 होता है। 16 डिवाइडेड बाई 100 करके देखो, 0.16 16% मतलब 0.16 होता है कि नहीं? हाँ, 0.16 होता है। तो जब भी मेरा यहाँ 16% दिया और मेरा टाइम कितना है? 1, कैलकुलेटर में मारो 1 डिवाइडेड बाई 1.16 जो आ रहा है यहाँ लिख दो 0.862, ये एक हो गया। फिर इक्वल टू करो, दूसरा ईयर का हो गया 0.743, फिर इक्वल टू तीसरा साल का हो गया 0.640, फिर इक्वल टू तो देखो वापस से इक्वल टू किया तो 640 आ गया, वापस से इक्वल टू करो क्या आ जाएगा? 0.552। एंड फ्रॉम ईयर 5 हम लोग वापस से इक्वल टू नहीं करेंगे। ईयर 5 में हम लोग वापस से इक्वल टू नहीं करेंगे, क्योंकि सुनो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखो क्वेश्चन ने हमारा लैंग्वेज यूज किया था, देयर आफ्टर ग्रोथ रेट वुड बी स्टेबिलाईज, मतलब 4th ईयर तक ही खाली ग्रोथ चलेगा। 4th ईयर से हमारा रेट ना स्टेबिलाईज हो गया, मतलब रेट हमारा जैसा है वैसा ही रहेगा, समझे? रेट जैसा है वैसे ही रहेगा। अब चलो अब इंटू करो, ये तो हो गया 0, जल्दी जल्दी एक बार कैलकुलेटर में इंटू करो। 1.68 इंटू में 0.862, एक बार मैं आप लोग को वापस से बता दूंगा, एक बार इंटू करो 1.44, फिर 1.88 इंटू में 0.743 कितना आया? 1.39, फिर 2.06 इंटू में 0.64 कितना आया? 1.31, फिर 2.26 इंटू में 0.552 कितना आया? 1.24, फिर 30.5 इंटू में 0.552 कितना आया? 16.83 जो आया ये सबका टोटल करो, जो आया ये सबका क्या करो? टोटल करो, सबका क्या करो? टोटल करो। तो 1.44 प्लस में 1.39, 1.44 प्लस में 1.39 प्लस में 1.31 प्लस में 1.24
प्लस में 16.83, हमारा आंसर आया 22.21, 22.21। एंड हमसे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, एंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है, फाइंड द प्राइस एट वी शेयर सेल बी परचेज। तो देयरफॉर प्राइस हमारा कितना आ गया 22.21, 22.21 आंसर। और हमारा इंस्टीट्यूट का आंसर क्या है, हमारा इंस्टीट्यूट का आंसर क्या है 22.30, हमारा आया 22.21। ठीक है, कैसे, अब देखो, अब आप लोग बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो गए होंगे। आओ एकदम सिंपल, वो हम लोग वापस से एक बार रिपीट करते हैं। क्या बोला, जब हमारे क्वेश्चन में ग्रोथ रेट एक ही दिया रहे, जब हमारे क्वेश्चन में ग्रोथ रेट एक ही दिया रहे और हमें डिविडेंड वगैरह बोला रहे, तब तो भैया एकदम सिंपल है, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाई ग्रोथ का फॉर्मूला मारो, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाई ग्रोथ का फॉर्मूला मारो, सॉरी मैं भी क्या बोल रहा हूँ, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस में ग्रोथ, वो फॉर्मूला मारो, आराम से हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हमारा ये जो क्वेश्चन है, हमारा यहाँ पर क्या है ना, ग्रोथ रेट चेंज होता जा रहा है, तो कुछ नहीं करना, पहले क्वेश्चन को एनालाइज करो। कंपनी ने डिक्लेयर किया ₹1.5 लास्ट ईयर डिक्लेयर किया, फिर 2 साल क्या होगा, कंपनी 12% से ग्रो करेगा, लो प्लस 12% कर दिए। फिर 2 साल क्या होगा, कंपनी 10% से ग्रो करेगा, लो 10% से ग्रो कर दिए। उसके बाद क्या होगा, कंपनी ग्रोथ रेट वुड स्टेबिलाइज एट 8%, ग्रोथ रेट फिर मेरा 8% में आके रुक गया। ठीक है, जिस साल मेरा ग्रोथ रेट रुक गया, हम लोग उस साल का अपना शेयर प्राइस कैलकुलेट किए। जिस साल मेरा ग्रोथ रेट रुक गया, हम लोग उस साल का शेयर प्राइस कैलकुलेट किए। कैसे किए कि देखो, उस साल मेरा कंपनी 2.44 का डिविडेंड तो दे ही रहा है, डिवाइडेड बाई मेरे शेयर होल्डर लोग एक्सपेक्ट करके रखे हैं 16% का, लेकिन हम तो ग्रोथ रेट 8% दे रहे हैं, तो उस साल मेरा 30.5 आ गया। ठीक है, ठीक है, अब हर साल देखो मेरी कंपनी ₹1.5 का डिविडेंड दे रही है, फर्स्ट ईयर इतना, सेकंड ईयर इतना इतना इतना, फिफ्थ ईयर में आके 30.5 का वो दे रही है। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, 5 साल का पीवी फैक्टर निकाले। पीवी फैक्टर कैसे निकाले, कुछ नहीं, 1 डिवाइडेड बाई 1.16। पहला साल में तो 0 किए क्योंकि पहला साल तो ईयर ही 0 है, फिर 1 डिवाइडेड बाई 1.16 किए तो ये आया, फिर इक्वल टू दिए तो सेकंड हो गया, फिर इक्वल टू किए तो थर्ड हो गया, फिर इक्वल टू किए तो फोर्थ हो गया, एंड फिफ्थ ईयर में आके वापस से इक्वल टू नहीं करना, क्योंकि आफ्टर 4 ईयर मेरा ग्रोथ रुक चुका है, तो हम लोग उतना का उतना ही लिख दिए। आफ्टर 4th ईयर मेरा ग्रोथ रुक चुका है, तो हम लोग उतना का उतना ही लिख दिए। बस फिर यहां से यहां इंटू किए, 5 को प्लस किए, हो गया मेरा काम। 5 को प्लस किए, हो गया मेरा काम, हो गया मेरा काम। देखो एक बार सम्स वापस से करो, एक बार सम्स वापस से करो, फिर नहीं समझ आए तो कमेंट करो, नहीं तो व्हाट्सएप में मैसेज करो, मैं आप लोग को वापस से समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। इतना समझ आया? तो अभी तक देख लो, हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर 4 फॉर्मूला पूरा सीख लिया। एज पर CAPM सीख लिए, एज पर अगर मेरा कंपनी डिविडेंड पेमेंट कर रहा है तो सीख लिए, एज पर मेरा कंपनी अगर डिविडेंड नहीं पेमेंट कर रहा है तो अर्निंग प्राइस वाला सीख लिए, एंड मेरा कंपनी डिविडेंड पेमेंट कर रहा है प्लस में ग्रोथ भी है तो वो भी सीख लिए, वो भी सीख लिए, वो भी सीख लिए। लेकिन भैया सब में याद रखना, सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं आफ्टर टैक्स, बिफोर जाने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर देंगे, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। अब भैया अब ये मेरा अलग ही टॉपिक है, कॉस्ट ऑफ न्यूली इशूड इक्विटी शेयर। ये मेरा क्या भैया, कॉस्ट ऑफ न्यूली इशू इक्विटी शेयर, कॉस्ट ऑफ न्यूली इशू इक्विटी शेयर। ठीक है, अभी था हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, लेकिन अगर हमारे एग्जाम में बोलता है न्यूली इशू इक्विटी शेयर, क्या बोलते हैं, न्यूली इशू इक्विटी शेयर, तब हम लोग क्या करेंगे, अगर तब हम लोग क्या करेंगे, क्या बोलेगा एग्जाम में, न्यूली इशूड इक्विटी शेयर। क्या है हमारा टॉपिक, कॉस्ट ऑफ न्यूली इशूड इक्विटी शेयर। नया नया इक्विटी शेयर अगर मार्केट में कंपनी इशू हुआ है तो उसका कॉस्ट क्या होगा, एकदम नया नया है, एकदम नया नया है, एकदम नया नया है। ठीक है, तो पता है ये वाला मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है, ये मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है, ये वाला मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है, ये वाला मेरे को 3 फॉर्मूला बताता है, ये वाला मेरे को 3 फॉर्मूला बताता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का। सबसे पहला फॉर्मूला क्या बोलता है, अर्निंग पर शेयर ले लो, लेकिन डिवाइडेड बाई नेट प्रॉफिट्स करना, लेकिन डिवाइडेड बाई नेट प्रॉफिट्स करना इनटू में 100। नहीं तो सेकंड फॉर्मूला हमें क्या बताता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, डिविडेंड पर शेयर ले लो, लेकिन डिवाइडेड बाई तुम मार्केट प्राइस करोगे, लेकिन डिवाइडेड बाई क्या करोगे, मार्केट प्राइस करोगे। और नहीं तो थर्ड फॉर्मूला हमें क्या बताता है, ये हमें थर्ड फॉर्मूला क्या बोलता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, कि डिविडेंड पर शेयर ले लो, लेकिन डिवाइडेड बाई करोगे नेट प्रॉफिट्स, क्या करोगे, नेट प्रॉफिट्स है इनटू में 100। ये तो हो गया प्लस में ग्रोथ, प्लस में ग्रोथ। ये हमें 3 फॉर्मूला बताता है, ये हमें 3 फॉर्मूला बताता है। सबसे पहला फॉर्मूला में क्या है, अर्निंग पर शेयर ले लो, लेकिन डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट्स करोगे। नेट प्रॉफिट्स मतलब कि कट कुटाने के बाद मेरे हाथ में कितना आया, क्योंकि न्यूली इशू इक्विटी शेयर है ना, नया नया मार्केट में शेयर इशू हुआ है ना, तो नेट प्रॉफिट्स नहीं है। लेकिन अगर मेरा कंपनी डिविडेंड पेमेंट कर रहा है तो डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस ले लो, लेकिन डिविडेंड के साथ अगर ग्रोथ भी है तो डिवाइडेड बाई नेट प्रॉफिट्स लेना।
तो डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट्स लेना। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ न्यूली इशू इक्विटी शेयर, कॉस्ट ऑफ न्यूली इशू इक्विटी शेयर। ठीक है, आओ इलस्ट्रेशन 12 करते हैं, आप लोग को ज्यादा समझ आएगा। इलस्ट्रेशन 12, नेक्स्ट क्लास आने से पहले एक बार पूरा फॉर्मूला हम लोग वापस से एक बार डिस्कस करके फिर आगे करेंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन 12 क्या बोलता है, कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ न्यूली इशू इक्विटी शेयर। अब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मैंने आपको 3 फॉर्मूला दे दिया, अब आपके ऊपर डिपेंड है। क्वेश्चन का डेटा पढ़ के हम लोग को समझ आएगा कि भैया हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन का डेटा हमें पढ़ के समझ आएगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। आओ इलस्ट्रेशन 12 देखते हैं। भैया फेस वैल्यू है मेरा 100 रुपया, मार्केट वैल्यू दे के रखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम दे के रखा है, फिर भैया आफ्टर टैक्स नेट अर्निंग, नेट अर्निंग, नेट अर्निंग मतलब क्या कि आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद मेरे इक्विटी वाले जो कमाते हैं इसी को तो हम लोग ईपीएस बोलते हैं, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, ईपीएस। कॉस्ट ऑफ इशू देके रखा है, टैक्स रेट देके रखा है। भैया मेरे क्वेश्चन में कहीं पर भी, मेरे क्वेश्चन में कहीं पर भी, मेरे क्वेश्चन में कहीं पर भी क्या कहीं पर भी डिविडेंड का डेटा देके रखा है, नहीं भैया, तो ये फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, डिविडेंड वाला लगेगा नहीं। मेरे को अर्निंग पर शेयर का डेटा देके रखा है तो यही लगेगा। तो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर सबसे पहले हम लोग जो भी निकालेंगे क्या निकालेंगे, आफ्टर टैक्स। मैंने बोल दिया शेयर के केस में सब आफ्टर टैक्स होगा। कैसे निकालेंगे, अर्निंग पर शेयर का डेटा देके रखा है डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इन 200। अर्निंग पर शेयर मेरा कितना देके रखा है, 10.50 पैसा पर शेयर डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स मतलब मैंने नया नया शेयर इशू किया है ना, हम कंपनी ने नया इक्विटी शेयर इशू किया है ना, तो नेट प्रोसीड्स मतलब सारा खर्चा के बाद आपके हाथ में कितना आया। देखो जब मैंने शेयर इशू किया, जब मैंने शेयर इशू किया तो मेरे हाथ में कितना रुपया आया होगा, मेरे हाथ में 100 रुपया तो आया ही होगा, प्लस में 3 रुपया जो मैंने प्रीमियम का चार्ज किया वो आया होगा, है ना। मार्केट में वैल्यू जो भी चल रहा है, एकदम नया नया कंपनी जब इशू करती है तो कंपनी के हाथ में तो 100 रुपया फेस वैल्यू का आया ही होगा, जो फेस वैल्यू है वो तो मिलेगा ही, प्लस 3 रुपया प्रीमियम, मतलब 103 रुपया तो मिलेगा ही, 103 रुपया तो मिलेगा ही। लेकिन कंपनी का 3 रुपया का खर्चा भी लग गया, वो नहीं मिलेगा। अल्टीमेट में मेरी कंपनी के हाथ में 100 रुपया आया। किस किस को ये बात क्लियर है, जब मेरा कंपनी शेयर इशू किया तब 100 रुपया तो मिला ही, प्लस में 3 रुपया प्रीमियम का मिला, मतलब 103 रुपया आया। लेकिन मेरी कंपनी का 3 रुपया खर्चा भी तो हो गया, तो नेट प्रॉफिट में मेरी कंपनी के पास 100 रुपया आया इन 200, तो कितना हो गया 10.50%। ठीक है, लेकिन भैया ये तो आफ्टर टैक्स है, बिफोर टैक्स जाने के लिए क्या करूं, बिफोर टैक्स जाने के लिए क्या करूं, कुछ नहीं। जो आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाले आफ्टर टैक्स वाला, जो आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाले आफ्टर टैक्स वाला, उसको 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर दो, बस। बहुत सारे बच्चे करते करते आदत भी हो गया होगा। 10.50 हमारा आया था, डिवाइडेड बाय टैक्स रेट मेरा क्या है 50, तो 1 माइनस 0.5, 21% आ रहा है क्या, 21% आ रहा है क्या। चलो किस किस को क्लियर है, किस किस को क्लियर है। और ये कर लिए तो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूरा खत्म, ये कर लिए तो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूरा खत्म, मेरा यहां पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूरा खत्म हो गया। तो समझे हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कितना वैरायटी का सम्स किया। एक तो सुनो, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी को ना आप 2 भाग में बांट दो, एक जो न्यूली इशू इक्विटी शेयर है वो अलग, और एक जो न्यूली नहीं है। एग्जाम में अगर न्यूली होगा तो ऐसा वर्ड यूज कर देगा, तो आप लोग ऐसा फॉर्मूला लगाना, ठीक है। अब नॉर्मल में सुनो, सबसे पहले अपन CAPM मॉडल सीखे, फिर डिविडेंड वाला, फिर अर्निंग वाला, फिर डिविडेंड प्लस ग्रोथ। अब डिविडेंड प्लस ग्रोथ में भी 2 है, आइदर कंपनी सेम ग्रोथ है, आइदर ग्रोथ मेरा चेंज हो रहा है। और एक हम लोग क्या सीखे, न्यूली इशू इक्विटी शेयर, जिसका फॉर्मूला ही अलग है, जिसका सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, अर्निंग पर शेयर लोगे तो डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट करना, डिविडेंड पर शेयर लोगे तो डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस करना, नहीं तो डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट करना, लेकिन साथ में ग्रोथ होना चाहिए। ये 3 फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये कर लिए भैया, तो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर यहां होता है खत्म, मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर यहां होता है खत्म। हमने कॉस्ट ऑफ डिप्ट कर लिया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर लिया, और मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर भी यहां खत्म होता है, यहां मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर भी खत्म होता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर भी खत्म होता है। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं आप लोग को कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स भी करा दूं, मैं आप लोग को कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स भी करा दूं। एक बार हम लोग कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स कर लिए तो हमारा चैप्टर खत्म है, बस नेक्स्ट 2 दिन आके हम लोग का और अच्छा रिवीजन हो जाएगा। चलो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स भी करके आज खत्म ही कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट था ना टॉपिक, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। हम लोग का 4 टॉपिक था, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। अब हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स कहने का क्या मतलब है कि रिजर्व, जो कंपनी हर साल प्रॉफिट कमाती है, कंपनी कहाँ जमा करके रखती है, रिजर्व में, तो वही हमारा है रिटेन अर्निंग्स।
तो कंपनी को अगर अपना बिजनेस ग्रो करना है तो कंपनी अपना रिजर्व का भी तो रुपया यूज कर सकता है। तो लेकिन कंपनी अपने रिजर्व का रुपया यूज कर रहा है तो क्या उसका कोई कॉस्ट नहीं लगता? उसका भी तो भैया कॉस्ट लगेगा, उसका भी तो कुछ कॉस्ट लगेगा। तो देखो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स का फॉर्मूला क्या है, एक बार आप लोग फॉर्मूला में जाओगे कि एक बार मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ एक सम्स के थ्रू, एक बार सम्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग फॉर्मूला करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला रट्टा मार के मेरे को नहीं लगता फायदा होगा इसमें। इलस्ट्रेशन 13 देखो मेरा बात सुनो, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, मेरा बात सुनो, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले हमारा आफ्टर निकलेगा, बाद में बिफोर आएगा, खाली एक डिवेंचर ही है जिसमें पहले बिफोर आ रहा है बाद में आफ्टर कर रहे हैं। देखो आपको 10 रुपए का डिविडेंड मिला, ठीक है, पर्सनल इनकम टैक्स रेट, मतलब पर्सनल आपको डिविडेंड मिला तो आप कितना का टैक्स दे रहे हो, 30%। तो डिविडेंड आपको 10 का मिला, 30% यानी 3 रुपया का तो आप टैक्स ही दे रहे हो, आपके हाथ में 7 रुपया बचा। ये सुन लो, मेरा बात से एग्री हो कि नहीं? आपको जितना का डिविडेंड मिल रहा है उसमें से हम लोग पर्सनल इनकम टैक्स देते हैं कि नहीं? पर्सनल, हर एक इंडिविजुअल अपना अपना पर्सनल इनकम टैक्स देता है। हाँ भैया 7 रुपया आपके हाथ में बचा। लेकिन भैया जब आपको डिविडेंड मिला आपका 2% का तो ब्रोकरेज भी लग गया, ब्रोकरेज भी, तो 2% और हटाओ, 2% यानी कितना, 7 रुपया में से 2% और हटा दो, -2%। दैट मीन्स भैया नेट में आपके हाथ में 6.86 रुपया बचा। कौन कौन मेरे बात से एग्री है? इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। कौन कौन मेरे बात से एग्री है? कौन कौन मेरे बात से एग्री है? आपको 10 रुपया का डिविडेंड मिलता है तो आप पर्सनल आपको 30% का इनकम टैक्स भरना पड़ता है और 2% का ब्रोकरेज देना पड़ता है, तो आपके हाथ में तो 6.86 बचा कि नहीं? बचा कि नहीं? हाँ ठीक है, ठीक है भैया। मार्केट में इसका प्राइस चल रहा है 100 रुपया, मार्केट में इसका प्राइस चल रहा है 100 रुपया, लेकिन क्या आपको 100 रुपया मिल जाएगा? 100 रुपया आपको मिल जाएगा। आप जब उसको सेल करने जाओगे तो 20% का तो कैपिटल गेन लग जाएगा, तो आपको हाथ में 100 में से 20% तो कैपिटल ही गेन मिलने लग जाएगा, तो आपके हाथ में तो 80 रुपया ही आएगा, आपके हाथ में 80 रुपया ही बचेगा। दैट मीन्स आपको 6.86 का डिविडेंड मिलता है, लेकिन 80 रुपया का शेयर में इंटू 100 कितना होता है भैया? 8.57% आया कि नहीं? आया कि नहीं? ये बिफोर है, एंड आफ्टर करने के लिए टैक्स रेट कर लो काम। समझे समझे समझे? मतलब अगर मैं आपका ये फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स में आप लोगों को फॉर्मूला अगर कराने जाऊं, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स जिसको हम लोग KR के नाम से जानते हैं, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स का अगर मैं आप लोगों को फॉर्मूला कराने जाऊं तो कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? आपको कितना का डिविडेंड मिला, डिविडेंड पर शेयर, उसमें से आप क्या माइनस कर दोगे? उसमें से आप क्या माइनस करोगे? पर्सनल इनकम टैक्स, PIT लिख दो, PIT लिख दो। क्या माइनस कर दोगे? पर्सनल इनकम टैक्स, ठीक है। जो आपको डिविडेंड मिला उसमें से पर्सनल इनकम टैक्स माइनस कर दोगे, उसमें से आप ब्रोकरेज माइनस कर दोगे, उसमें से आप ब्रोकरेज माइनस कर दोगे, कर दिया। होल डिवाइडेड बाई जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसमें से आप क्या माइनस करोगे? उसमें से आप क्या माइनस करोगे? कैपिटल गेन, उसमें से आप कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, हम लोग CGT लिख देते हैं, CGT, ठीक है। वहां पर फिर आप फॉर्मूला को अच्छे से लिखोगे। और ये जो हम लोग रिटेन अर्निंग्स निकाल रहे हैं सबसे पहले हम लोग आफ्टर टैक्स निकाल रहे हैं, सबसे पहले आफ्टर टैक्स, याद रखना। वेयर DPS का मतलब क्या है? डिविडेंड पर शेयर, एग्जाम में लिख देना वरना शॉर्ट फॉर्म वो समझ पाएगा क्या एग्जामिनर आपका? क्या है डिविडेंड पर शेयर? DPS यानी कि डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, ठीक है भैया। PIT मतलब पर्सनल इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स। फॉर्मूला के पहले समझे ना कि मैंने आपको कैसे समझाया? देखो जितना डिविडेंड मिलता है उसमें से पर्सनल इनकम टैक्स लग जाता है, उसमें से ब्रोकरेज लग जाता है। होल डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, और CGT मतलब कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स। तो ये हम लोग फॉर्मूला समझ गए, ये हम लोग फॉर्मूला समझ गए। आओ चलो हम लोग एक बार वापस से हम लोग समझ करके देखते हैं कि भैया कुछ समझ आ रहा है कि नहीं। हम लोग वापस से समझ करके देखते हैं। जैसे देखो भैया हम लोग फॉर्मूला में अगर हम लोग लगाए, हम लोग अगर फॉर्मूला में हम लोग लगाए, फॉर्मूला में अगर लगाए, फॉर्मूला में स्टिक थोड़ा कम रहते हैं। आओ हम लोग कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स निकालते हैं। मेरे को डिविडेंड कितना मिला? 10 रुपया का डिविडेंड मिला, 10 रुपया का डिविडेंड मिला।
उसमें से क्या माइनस कर देंगे, पर्सनल इनकम टैक्स। पर्सनल इनकम टैक्स 30% का, तो 0.3, 30% मतलब यानी कि 0.1, 0.3 उसमें से माइनस कर देंगे जो हमने ब्रोकरेज पे किया, हाँ 1.02 2% करो ना, ठीक है, उसमें से हम लोग ब्रोकरेज माइनस कर दिए, होल डिवाइडेड बाई मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, मार्केट प्राइस 100 रुपया चल रहा है, लेकिन 100 रुपया तो आपके हाथ में मिलेगा नहीं, उसमें से आपको कुछ कैपिटल गेन का टैक्स देना होगा 20% का, तो 1.2, बस निकल गया कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। सॉल्व करो, आफ्टर टैक्स सॉल्व करो, ठीक है, तो 10 इंटू 0.7 इंटू में 0.98 होल डिवाइडेड बाई 100 इंटू में 0.8, करो 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 सॉल्व करो, 10 इंटू में 0.7 इंटू में 0.98 होल डिवाइडेड बाई 6.86 डिवाइडेड बाई 80 इंटू में 100 कितना आ रहा है, 8.575%, ठीक है, ये निकल गया भैया आफ्टर टैक्स वाला। अब आप कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स निकालेंगे बिफोर टैक्स। आफ्टर से अगर बिफोर में जाएंगे तो क्या करेंगे, आफ्टर से अगर बिफोर में जाएंगे तो क्या करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स आफ्टर टैक्स वाला आया, जो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स आफ्टर टैक्स वाला आया, उसमें आप 1 माइनस टैक्स रेट को डिवाइड कर देंगे, उसमें 1 माइनस टैक्स रेट मतलब नॉर्मल टैक्स रेट, तो 8.575 आया होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस हमारा टैक्स रेट क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी के ऊपर जो टैक्स लगता है 50% है ना, 0.5 माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सॉरी डिवाइडेड बाई, तो हमारा कितना बन गया 17.15%, 17.15%, समझे 17.15%। तो ये हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, ये हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, ये हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। तो आज की क्लास में हम लोग अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर पूरा कर लिए, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स कर लिए। अभी तक हमने 3 क्लास किया, 3 क्लास में पहला क्लास हमने कॉस्ट ऑफ डिवेंचर किया, सेकंड क्लास हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर लिए, थर्ड क्लास में हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी और रिटेन कर लिए। 4 टाइप का कॉस्ट था, चारों कर लिया। अब नेक्स्ट 2 क्लास बस में हम लोग का आराम से खत्म हो जाएगा, ठीक है। बता दूं जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स है वो आप लोग को सीए के बुक से एकदम करने का जरूरत नहीं है, आप लोग के बुक्स में इनफ सम्स दिया है, ठीक है। चलो यहाँ ही रखता हूँ, प्लीज आप लोग सारा फॉर्मूला सॉल्व करके आइएगा, क्योंकि अगर आप लोग को सारा फॉर्मूला क्लियरिटी नहीं है तो नेक्स्ट क्लास हम लोग एकदम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में चारों का मिक्सचर सम्स करेंगे, चारों का मिक्सचर, तो इसीलिए आप लोग प्लीज फॉर्मूला पढ़ के आइएगा, ठीक है। तो चलो बाय बाय, अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, अच्छे से पढ़िए।